अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, मैंने कल लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की हेडिंग दे दी थी, चैप्टर शुरू कर लिया था और आपको ये बताया था कि हम लोग इसमें मिसालें भी लिखी थी कि इसमें नॉर्मली डिसीजंस हो रहे होंगे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, कोई नया प्लान सेटअप करना होगा। अच्छा, वो कल की ना एक बच्चे का सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था तो मैंने कहा बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि बुक ले लें या मैं वो शेयर कर दूंगा, तो बच्चे ने कहा था सर आप बताएं क्या करना है। चले मैं कह रहा हूँ बुक ले लेना, बस टॉपिक क्लोज। ठीक है, बुक ले लेना। मैंने वो सारा कुछ, और अभी वाली नहीं, अभी प्रिंटिंग में है, अभी वो प्रिंट होकर आएगी, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते लगेंगे। फिर तब तक तो मैंने वैसे ही लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग 2 हफ्ते में कम से कम कराना है, 2-2.5 हफ्ते लगेंगे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो तब तक तो ये न्यूमेरिकल ही चल रहा होगा और इसके जो सवाल कराने हैं, हाँ वो फिर मुझे सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ेगी और कॉपी के पास रखवा दूंगा। उसके बाद फिर बुक ले लेना। अच्छा, ये जितने भी कल मैंने एग्जांपल्स दी थी, इसके लिए ना मैं कम यूज किया करूंगा। आप बेशक ज़बानी याद रख लें, बेशक लिख लें इस बात को कि या तो हम कोई एक प्रपोजल को एवेल्युएट कर रहे हुआ करेंगे या फिर कंपेयर कर रहे होंगे, 2 ही बातें हो सकती हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में ये प्रपोजल्स होते हैं, इनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है प्रोजेक्ट की। तो हम लोग प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रहे हुआ करेंगे, प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर रहे हुआ करेंगे। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में प्रपोजल, ऑर्डर, जॉब, ये वर्ड यूज होते थे। एक स्पेशल ऑर्डर आया हुआ है, एक स्पेशल जॉब है, एक प्रपोजल है। यहां पर ना ये प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। ये कोई बहुत टेक्निकल मसला नहीं मैंने बयान कर दिया यहां पर। मैं एक बात कर रहा हूं कि आइंदा मैं वर्ड जब प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूं तो उससे मुराद यही प्रपोजल है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हम जिसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं उसके लिए टर्म प्रोजेक्ट यूज कर रहे होते हैं। इसीलिए जो आईकैप की बुक में इसका नाम रखा हुआ है चैप्टर का, तो वो प्रोजेक्ट अप्रेजल करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको उसको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कहा है। अच्छा, जिन्होंने आप में से FAR 2 पढ़ा हुआ है तो वो बेशक आज वाली क्लास में उठ के जाना चाहें तो उनकी मर्जी है। सीरियसली, मतलब सरकास्टिक नहीं हो रहा, सीरियसली कह रहा हूं। मैंने अभी आज वाली क्लास में डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस करवानी है। डिस्काउंटिंग, उसमें एन्युटी डिस्काउंटिंग भी शामिल है, परपेचुटी भी हो सकती है। जिन्होंने FAR 2 पढ़ा हुआ है तो लीजेस में ये काम किया हुआ है, तो इसलिए अगर वो जाना चाहें, चिल कहीं घूमना फिरना चाहें तो बेशक वो जाएं, क्योंकि मैंने करानी तो अभी डिस्काउंटिंग है। फिर डिस्काउंटिंग कराने के बाद उसको डिसीजन मेकिंग से कल वाली क्लास में लिंक करूंगा। तो अभी मैंने डिस्काउंटिंग करानी है। तो ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इन्होंने भी लेक्चर बंद करना हो तो शर्म आनी चाहिए। वैसे तो आपको काम की बात ही कर रहा हूं ना, तो आप में से भी जिसने जाना हो शर्म आनी चाहिए वैसे तो। लेकिन फिर भी अगर कोई दिल में आ रहा हो कि उठ के चला जाए, ये घटिया ख्याल आया भी कैसे आपके दिल में, लेकिन फिर भी इंसान है, हो जाता है। तो अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। ये सोचने से पहले मर क्यों ना गए आप, लेकिन फिर भी मैं इधर मुंह कर लेता हूं, जो जाना चाहे वो जा सकता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का इससे क्या ताल्लुक है वो मैं आपको कल ताल्लुक जोड़ के दूंगा। अभी ना आपको सिर्फ मैं कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूं बस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यह है कि आज और फ्यूचर में 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल बाद, आज का 100 रुपए अपनी वर्थ में, अपनी वैल्यू में बराबर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में अगर 100 रुपए का नोट पड़ा है और वो पड़ा रह जाए और 2 साल बाद उसको जब निकालेंगे तो वो 100 की जगह 80 हो गया होगा। लिखा तो 100 ही होगा उसके ऊपर, लेकिन 100 रुपए की जो उस वक्त ताकत होगी वो नहीं होगी जो आज। तो इसको कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ पैसे की वैल्यू चेंज होती है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्यों चेंज होती है? रीजंस, इसके रीजंस में एक इन्फ्लेशन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ में आती है बात अकल में कि आज जो चीज 100 रुपए में आएगी कल को वो 100 में नहीं आएगी, तो इसका मतलब 100 रुपए ओवर द पीरियड कमजोर हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन रीजन हो सकती है। एक और रीजन जो मैं आपको मिसाल बताऊंगा तो समझ आएगी। हमें एक डेटर से साल बाद 100 रुपए लेने हैं और हमें उसकी नीयत का भी पता है, उसकी खसलत का भी पता है। अभी हमारे हाथ आया है, उसकी जेब में 90 रुपए पड़े हुए हैं। अभी वो कह रहे हैं 90 रुपए लेने तो ले लो, नहीं तो साल बाद तो 100 दे ही दूंगा। तो हम आज 90 लेके भी 100 का डेट सेटल करने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्यों? पता नहीं कल वो मिले ना मिले, पता नहीं कल 100 भी मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलो इसका मतलब ये हुआ कि कल का 100 हमारी नजर में बराबर है आज के 90 के। तो ये जो हम कल के 100 को आज के 90 में इक्वेट कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह है रिस्क। कल को रिकवरी ना हुई फिर, तो इस रिस्क की वजह से भी आज थोड़े में राजी हो सकते हैं। एक और मिसाल से बताता हूं, इसी मिसाल की सिचुएशन बदल लेते हैं। आज हमें किसी कस्टमर से नहीं, कल हमने किसी कस्टमर से 100 लेने हैं और हमें पैसों की आज जरूरत है क्योंकि हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है।
हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पता नहीं साल बाद वो अपॉर्चुनिटी हो कि ना हो। कस्टमर से कहेंगे भाई आज पैसे दे दो, नहीं मैं तो कल ही दूंगा पैसे, आज लेने तो 90 दूंगा। तो हम उससे आज 90 लेने में क्यों राजी हो जाएं? क्योंकि आज हमारे पास मौका है, हम उस 90 को खुद ही 100 बना लेंगे बाद में। आज मौका है, पता नहीं कल मौका मिले ना मिले। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी टू अर्न, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से आज का 100 रुपया कल के 100 रुपए के बराबर नहीं है, पैसे की वर्थ बदल जाती है। चलो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब अगली बात यह है कि अच्छा अगर आज का 100 कल के 100 के बराबर नहीं है तो कितने के बराबर है? या अगर कल का 100 आज के 100 के बराबर नहीं है तो कितने के बराबर है? क्वांटिफाई तो करो ना। तो उस क्वांटिफिकेशन को कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग कहते हैं। यानी अगर हम यह जानना चाहें कि आज का 100 रुपए कल के कितने के बराबर है, तो हम इस फिगर की कल की वैल्यू जानना चाहें, इस हरकत को कहते हैं कंपाउंडिंग करना। और अगर हम कल की किसी वैल्यू को जानना चाहें कि ये आज कितने के बराबर है, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हम दोनों काम कर रहे होंगे, कभी हम यहां से फ्यूचर तक जा रहे होंगे, कभी हम फ्यूचर से प्रेजेंट तक आ रहे होंगे। तो रास्ता एक ही है, मतलब जिन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं उन्हीं सीढ़ियों से नीचे भी आ सकते हैं। तो हम जिस रास्ते से, जिस फार्मूले से यहां जाएंगे उसी फार्मूले से वापस भी आ रहे होंगे। बस फ्यूचर में जाने को हम कंपाउंडिंग कह रहे होंगे और वापस आने को हम डिस्काउंटिंग कह रहे होंगे। और कल की किसी वैल्यू की डिस्काउंटिंग करके उसकी आज वर्थ जानना कहते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू। हम कल की किसी फिगर की प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहें तो मतलब हम डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की कहानी है। अब आपको वो फार्मूला बताता हूं जिसके जरिए, वो सीढ़ियां बताता हूं जिन सीढ़ियों से हमने आगे या वापस आना। अच्छा अगर हमने ऊपर किसी मंजिल पे जाना है तो कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, किस किस बात पे डिपेंडेंट है ये? ऊंचाई ठीक है। दूसरी मंजिल पे जाना है, अब कितनी सीढ़ियां चढ़नी है? हैं? काम की बात मिल नहीं रही मुझे। सीढ़ी की विड्थ कितनी है? मतलब 1 फुट है, 2 फुट है, कितनी होती है नॉर्मली? 1 फुट से कम ही होती है। हाँ 1 फुट से कम होती है। तो डिपेंड करती है, अगर वो जो सीढ़ी होती है, जो लकड़ी की सीढ़ी, उसमें एक से दूसरे तक का स्टेप कितना फासला है, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर एक स्टैंडर्ड साइज का फासला है तो फिर हमें कितनी सीढ़ियां चढ़नी है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 स्टेप चढ़ने, 25 स्टेप चढ़ने, 35 स्टेप चढ़ने, एक की विड्थ पता हो। तो इसी तरह ये जो पैसे की वैल्यू एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक शिफ्ट होना है, इसकी सीढ़ी को एक परसेंटेज की शक्ल में रिफ्लेक्ट करते हैं। थोड़ी मुश्किल कर दी बात। जैसे अगर ये कहा हो कि आज ये चीज 200 रुपए की है, अगले साल महंगाई की वजह से कितने की हो जाएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई महंगाई की परसेंटेज होगी ना, मतलब कुछ ऐसी बात होगी ना कि 15% महंगी हो जाएगी, तो वो सीढ़ी का साइज 15% हुआ। अब 4 साल बाद कितने की होगी? तो 15% पे 4 दफा कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो सीढ़ी का साइज है वो एक परसेंटेज की शक्ल में है। अब अगर हमने सीढ़ियां नीचे उतरनी है तो अगेन वही परसेंटेज है। तो डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग करने के लिए जो सीढ़ी का साइज है वो एक परसेंटेज की शक्ल में, जिसको हम एक रेट कह सकते हैं। कंपाउंडिंग करना है एक परसेंटेज रेट है, डिस्काउंटिंग करना है एक परसेंटेज रेट है। तो दोनों का फार्मूला एक ही है। ये मैं आपको, ये अगर इसमें कुछ लिखना है तो लिख ले, फिर आपको मुख्तलिफ फार्मूले बताता हूं। अगर इसमें कुछ लिखना चाहें तो ठीक है, अगर अंडरस्टूड बात है तो बेशक रहने दें। जो लिख रहे हैं तो मैं वेट कर लेता हूं, लिख लें। चलें ठीक है, लिख लिया। डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस को ना मैं 3 टुकड़ों में बांट रहा हूं। एक कह देता हूं सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग, सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग। और ये काम आप लोग FAR 1 में, IS 36 में बहुत कर चुके हैं। वैल्यू इन यूज निकालनी थी तो हर साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करते रहे। तो ये सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग FAR 1 में किया हुआ है, IS 36 में भी किया हुआ है। और बस
हाँ बस, तो किसी भी फ्यूचर फिगर का डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहें तो एक सीढ़ी का साइज क्या चीज है, वो परसेंटेज, 1 प्लस वो परसेंटेज, और पावर कितनी सीढ़ियां नीचे उतरना है वो पावर माइनस एन, नंबर ऑफ सीढ़ियां है ये। एक फिगर है जो 5 साल बाद मिलेगी, उसको आज प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 5 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप चूंकि क्यूएम जिंदगी में कभी पास किया ही था, तो एक चीज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगी, सिर्फ इखलाकन चेक कर रहा हूं। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए पावर माइनस में है। ओके, चलें एक छोटी सी कैलकुलेशन ही कर दें। 15,000 विल बी रिसीव्ड, 15,000 विल बी रिसीव्ड आफ्टर 4 years, 15,000 रुपए विल बी रिसीव्ड आफ्टर 4 years। डिस्काउंट रेट है 12%, 12%। प्रेजेंट वैल्यू बताइए। जी 15,000, 1.12 पावर माइनस 4, 1.12 भी ओके। ये 1 प्लस 12%, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9533। ठीक है। एनविटी डिस्काउंटिंग, एनविटी डिस्काउंटिंग एनविटी होती है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, सीरीज ऑफ इक्वल रेगुलर कैश फ्लोज। यानी रेगुलर मतलब एक रेगुलर इंटरवल के साथ, हर महीने, हर साल, हर क्वार्टर, ये होती है एनविटी। इसके 3 सिनेरियो बना रहा हूं। एक सिनेरियो बना लेता हूं, कैश फ्लोज अकर एट एंड ऑफ रेलेवेंट पीरियड, और ये एनविटी की नॉर्मल शक्ल होती है। और जिन्होंने FR2 पढ़ा हुआ है, ये वो लीज रेंटल पेएबल इन एरियर्स, तो ये नॉर्मल शक्ल है। अच्छा, इसकी मिसाल ईयर 1 खत्म होगा, ईयर 1 मतलब जब दुनिया बनी थी तो उसका पहला साल नहीं, हम जहां से खड़े होकर फ्यूचर देख रहे हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब से ऑनवर्ड पहला साल, फिर उससे अगला साल, फिर उससे अगला साल, और फिर उससे अगला साल। तो 4 मार्कर थे तो मैंने 4 साल बना दिए। जो पहला साल है इस, और हर साल हमें 4-4 हजार रुपए मिलेगा। और इस लाइन का मतलब है कि जब ईयर 1 एंड होगा, अच्छा टाइम लाइन है, ठीक है, ये मैंने यहां से गिनना शुरू किया तो ये टाइम लाइन है। पहला साल वाला कैश फ्लो कब आएगा, ये एंड पे इधर। नीला वाला 4,000 कब आएगा, जब ये खत्म होगा। हरा वाला 4,000 और लाल वाला 4,000। अगर हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। ये 4 अलग अलग फिगर थे, इसको अलग डिस्काउंट कर लें, वो वाला फार्मूला लगा के, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, और सबको ऐड कर लें, या फिर एक फार्मूला लगा दें जिसमें एंड आंसर इनकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। तो वो फार्मूला है, ये जो एनुअल कैश फ्लो है इसको आर भी कह सकते हैं। और फार्मूला बनाने वाले बुजुर्ग जो भी कहते हो, मैं ये कह रहा हूं कि आर का मतलब मेरा यहां पर एक कैश फ्लो है, यानी कैश फ्लो की अमाउंट है। एन का मेरा मतलब नंबर ऑफ कैश फ्लोज टू बी डिस्काउंटेड है, और आई का मतलब है डिस्काउंट रेट पर पीरियड। यानी इस मिसाल में इंटरवल कितने कितने अरसे का है, साल ना,
तो डिस्काउंट रेट पर ईयर। अगर 6-6 महीने का इंटरवल होता तो डिस्काउंट रेट पर 6 महीने। तो इस फार्मूले में आई से मेरी मुराद यह है कि जो भी पीरियड चल रहा है पर पीरियड रेट है ये। और सवाल में बाय डिफॉल्ट रेट पर ईयर होता है। रेट के साथ पर एनम लिख दिया ठीक है, नहीं भी लिखा तो बाय डिफॉल्ट पर ईयर होता है। 1 ब्रैकेट से बाहर ये वाला, हाँ हाँ नहीं, कौन से ब्रैकेट, कौन से वाले ब्रैकेट से बाहर है? ये बड़ा ब्रैकेट है, ये 1 माइनस ये पूरा न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय ये आई है, ठीक है ना। इस मिसाल में अगर डिस्काउंट रेट 11% हो तो पीवी क्या बनी इस मिसाल में? इस मिसाल में पीवी बन जाएगी 4000 1 माइनस 1.11 पावर माइनस 4.11 12410। चलिए एक सवाल करते हैं और 3000 सवाल लिखा रहा हूं, 3000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, 3000 रुपए पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 महीने फॉर 5 years 5 साल, और डिस्काउंट रेट है 8%, 8%। प्रेजेंट वैल्यू बताएं। जी पता नहीं सही कह रहे होंगे। 3000 1 माइनस 1.04, क्योंकि 8% मैंने कुछ कहा नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये पर ईयर ही है, तो 6 महीने साल में 2 दफा आने हैं तो हमें इसको आधा करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ कैश फ्लोज बन गए 10 हैं 24। हाँ जी, इस पे एतराज परेशानी बुरा लगाओ कुछ। अच्छा, एक सवाल अगर किसी के जहन में आ रहा है, मुझे लग रहा है, तो उसका जवाब दे देता हूं कि ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ये क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाल के क्या करना चाह रहे हैं। कुछ करना चाह रहे हैं, मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग का फार्मूला सिखा रहा हूं। डिसीजन मेकिंग से इसका क्या ताल्लुक है वो कल जोड़ूंगा, कल बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं। अभी सिर्फ इतना फोकस करें कि ये करना कैसे।
यानी भी आपको सिर्फ सीढ़ियां चढ़ना उतारना सिखा रहा हूं। ये बात की बात, क्यों चढ़नी है सीढ़ियां, क्यों जाना है ऊपर, क्यों आना नीचे, ये कल जोड़ूंगा। अभी बस आपको सिर्फ एक प्रोसीजर सिखा रहा हूं डिस्काउंटिंग का। काला वाला 4000 कब मिलेगा? साल शुरू होते ही। नीला वाला 4000 ईयर 2 शुरू होते ही। हरा वाला 4000 ईयर 3 शुरू होते ही। और लाल वाला 4000 ईयर 4 शुरू होते ही। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्रेजेंट मतलब अभी, और ये जो मैंने टाइमलाइन बनाई है ईयर 1, कौन सा ईयर 1, कब से शुरू करके ईयर 1, अभी से। हम जब कैलकुलेशन करें ना, अभी इस वक्त यहां से ऑनवर्ड एक साल, अब ये 2025 है कि 2026 है, जो भी है, यहां से ऑनवर्ड्स पहला साल। तो प्रेजेंट मतलब आज, यानी अगर मैं इस टाइमलाइन की बात करूं तो प्रेजेंट का मतलब है ये पॉइंट। हमें इन सब की, इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये जो काला वाला 4000 है, ये तो अभी है, कोई 1-2 घंटे बाद, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो ये वाला 4000 तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ दें, अब बाकी वही चीज बन गई, पावर 3। तो फार्मूला यही है, फार्मूला वही है। क्योंकि मैं एन किसको कह रहा हूं? नंबर ऑफ कैश फ्लोज जो डिस्काउंट करने हैं। तो एक ये आ गया, बाकी कितने रह गए जिनको डिस्काउंट करना है? 3। तो ये वही 3 है जी। रेट डिफरेंट हो हर साल का, ये कहां पड़ा? क्यों में अभी तो एमएफए, अभी तो सीढ़ियां चढ़ना सीख रहे हैं ना, अभी तो सीढ़ियां चढ़ना सीख रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ना सीख लें, फिर बात की बात है कि सीढ़ियां छोटी बड़ी हैं तो क्या करें। ये एमएफए में ना काफी आगे जाके आएगी बात कि अगर डिस्काउंट रेट अलग अलग है तो हम कैसे हैंडल कर रहे होंगे। तो अभी आगे चल के देखो, अगर तो R2 पास हो गया, अल्लाह करे, तो इस बात को जान के क्या करना है और अगर R2 पास नहीं हुआ तो जब आओगे दोबारा तो बता दूंगा। तो इसलिए जो R2 के पेपर में हो गया, कबर में सवाल नहीं होना उसका, तो पास हो गया तो बस निकल गई बात। अच्छा, इसी मिसाल में अगर मैं डिस्काउंट रेट रख लूं वही 11%, तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा। ये वाला 4000 एज इट इज, और बाकी 4000 के लिए 1 - 1.11 पावर -3.11, क्या जी, 1377। एक सवाल लिखें, ये नोटेड, लिखें सवाल। 2000 रुपए पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। 2000 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 3 years, फॉर 3 साल।
डिस्काउंट रेट है 12%, 12%। बताएं प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, 2000 एज इट इज प्लस 2001 माइनस 1.03। साल में आजकल कितने क्वार्टर होते हैं? 4। और एक क्वार्टर में महीने कितने होते हैं? 3। टोटल कैश फ्लोज तो हैं कितने साल? 3 साल। टोटल तो हैं 12। एक ये है तो बाकी 11। 205 205। ये सबसे आ गया ये आंसर? सब सारे? शाबाश यार, अभी तो देखो एमएफए ये तीसरी बात है फिर। अच्छा, अब इन दोनों में नूर, यहां पर भी वही काला नीला हरा लाल, यहां पर भी काला नीला हरा लाल, यहां पर भी 4 कैश फ्लोज हैं, यहां पर भी 4 कैश फ्लोज हैं, वो भी ईयर 1 2 3 4 है, ये भी ईयर 1 2 3 4 है। दोनों में प्रेजेंट वैल्यू फर्क क्यों आ रही है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ईयर्स एक जैसे होना मैटर नहीं करता। यह इंपॉर्टेंट है कि उस ईयर में किस टाइम पे, यानी डिस्काउंटिंग का ताल्लुक नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं है, पॉइंट्स ऑफ टाइम से। इससे क्या मुराद है? ये मैंने ना एक टाइमलाइन बनाई है, मैं इसमें लेबलिंग करने लगा हूं। इस टाइमलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, तो इस टाइमलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है 0। ये है 1, ये है 2, ये 3 है और ये 4 है। ये जो मैंने 4 लिखा है ना, ये ईयर 4 नहीं है। इस टाइम, जैसे स्केल होता है, उस स्केल के ऊपर 0 1 2 3 नंबर लिखे होते हैं, तो ये टाइम लाइन के ऊपर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये जैसे स्केल के ऊपर रीडिंग होती है, ये पॉइंट 4 है। इसी तरह ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये जो 4000 लाल वाला 4000 है, ये कैश फ्लो ईयर 4 का है, लेकिन टाइम लाइन पे कहां प्लेस्ड है? पॉइंट 3, ईयर 3 नहीं, पॉइंट 3 पे। ये वाला हरा वाला 4000 ईयर 3 का है और टाइम लाइन पे कहां प्लेस्ड है? पॉइंट 3 पे। तो इसमें और इसमें कॉमन बात यह है कि टाइम लाइन पे ये पॉइंट 3 पे प्लेस्ड है। तो डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ईयर से नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम से। ये बात ओके? अच्छा जी। तीसरा सिनेरियो, कैश फ्लोज है तो एन्युटी, लेकिन वो डिलेड है। इसको डिलेड भी कह सकते हैं, गैप भी कह सकते हैं। और वही काला नीला हरा लाल ले लेते हैं। लेकिन अब इसमें मैं चेंज कर देता हूं। जी जी जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से फर्क है। अच्छा, अब मैंने फर्क क्या डाल लिया? अब 3 साल खाली हैं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में 4 कैश फ्लोज आ रहे हैं। और मैंने सेम मिसालें इसलिए ली हैं ताकि मैं रिलेट कर सकूं। तो अगर इस मिसाल में भी अगेन, जरा मैं दीवारें बना दूं बीच में। इस मिसाल में भी अगर डिस्काउंट रेट 11% ले लें, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि निकाल प्रेजेंट वैल्यू रहे हैं तो फार्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा। तो 4001 माइनस 1.11 पावर माइनस, हाँ जी, पावर माइनस 4
4, कैश फ्लो तो 4 है, तो पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.11, इसका आंसर क्या आएगा? 12410, ये आंसर आएगा, वो उधर निकाला हुआ है। पावर 4 क्यों ली? क्योंकि नंबर ऑफ कैश फ्लोस 4 है। लेकिन इसमें हमने फार्मूला अगर ये लगा दिया है इस पे, तो जो आंसर आ रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला नहीं है। आज तक आपके साथ प्रैंक हुआ था, ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला नहीं है। इस फार्मूले का काम क्या है? इस फार्मूले का काम यह है, जब हम कोई रस्सी है लपेट रहे हैं, या कोई लंबी लंबी छोड़ रहा है, गप्पे मारे जा रहा है, और वो हम लपेट रहे हैं, तो है ये ऐसे ऐसे इशारा करते हैं ना। तो अब ये जब हम लपेट रहे हैं, हम ये ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं, लपेट के हमने वो उसने जो फेंकी थी वो हमने साइड पे रख ली। या अगर कभी मजदूरों को कोई रस्सी लपेटते देखा हो, या ये जो कपड़े रंगने का या जो चपाई बुनते हैं, तो वो ये और ये ऐसे कोनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी जब लपेट रहे हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अब जब लपेट के वो रख लेंगे, तो उन्होंने लपेटने के लिए रस्सी का इस्तेमाल ऐसे इसका इस्तेमाल किया था, इसका इस्तेमाल किया था, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो ये हम फ्यूचर के कैश फ्लो को लपेट के रख रहे हैं। इस फार्मूले का स्ट्रक्चर ये है कि इनको लपेट के जो एक गुच्छा बना के रखेगा, वो एक गुच्छा टाइम लाइन में कहां प्लेस्ड होगा? पहले कैश से 1 पॉइंट पीछे। इस फार्मूले का काम प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं है। यह फार्मूला एक सीरीज को लपेट के एक वैल्यू बना देता है और उस वैल्यू को टाइम लाइन में कहीं रख देता है। वो वैल्यू टाइम लाइन में कहां रख रहा है? पहले कैश से 1 पॉइंट पीछे। जब हमने यह फार्मूला इस मिसाल पे लगाया, तो फार्मूला 12410 आंसर दे रहा है, लेकिन इनको 12410 में कन्वर्ट किया और टाइम लाइन पे कहां प्लेस किया? इससे 1 पॉइंट पीछे। चूंकि यह 0.0 है, इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू कह दिया। अब यही वाला फार्मूला जब हम इन पे लगा रहे हैं, तो यह फार्मूला आंसर फिर से 12410 दे रहा है, लेकिन अब वो इन सबको लपेट के 12410 कहां प्लेस्ड है? इससे 1 पॉइंट पीछे। और अब ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, जैसे लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं ना, एक लेवल पे आके लिफ्ट रुक गई, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं पहुंच सके, तो वहां से फिर सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी। तो ये एक प्रोसीजर चला के यहां तक ले तो आया, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं पहुंचा, तो हमें इसको फिर से लाना पड़ेगा यहां तक। और अब की बार ये एनविटी है नहीं, अब ये सिंगल अमाउंट है, तो हम इस 12410 को 1.11 पावर -3 करेंगे, 90। ये है प्रेजेंट वैल्यू। और ऐसे ही बस मजे के लिए एक बात बता रहा हूं, ऊपर से जाए तो जाने देना। अगर हम इन चारों पे, यही चार, इन पे ये फार्मूला लगाएं, ये वाला नहीं, ये वाला नॉर्मल एनविटी वाला, तो आंसर क्या आएगा? 12410। टाइम लाइन पे वो कहां होगा? वो चला जाएगा यहां, 12410 यहां आ जाएगा। हमें 0 चाहिए, ये बेसमेंट में चला गया, हमें उसको ऊपर लाना पड़ेगा। कितने साल? इसको 11% पे 1 साल कंपाउंड करें, यानी 11% पे 1 साल ग्रो करें इसको। ये वाला आ गया, ऊपर से क्या तो जाने दें। तो डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग टाइम लाइन पे मूव करना है। फ्यूचर की फिगर को वापस लाना डिस्काउंटिंग है, फ्यूचर में लेके जाना कंपाउंडिंग है। तो एनविटी की ये 3 शक्लें हो सकती हैं। और मैंने इन्हीं को मिटा के थोड़ा थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर देना है, इसलिए आप इसको नोट कर चुके हैं तो ठीक है। जिन्होंने नोट नहीं करना होता, सेल्फियां लेनी होती हैं, सेल्फियां ले लें। मैं फिर इसको मिटा के परपेचुइटी बनाने लगा हूं ऐसे। ये नोटेड। चलें, ये परपेचुइटी।
अगर कोई बंदा को फजूल हरकत कर बैठे तो उसको कब तक लानतें पड़ती रहती है? हमेशा ना, कहा इसको परपेचुटी कहते हैं। तो परपेचुटी का मतलब है कि ये बार 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 होता ही रहेगा जलील। तो परपेचुटी वो एनविटी है जहां पर एन इंफिनिटी चलता ही जाएगा। अब इन्हीं तीनों सिनेरियोज में चेंज ये कर रहा हूं कि देखें, ये तो मैं आपको एक पूरी पूरी सीरीज बता रहा हूं। अगर हमें सवालों में कहीं डिस्काउंटिंग करनी पड़े, कुछ सिंगल अमाउंट कुछ एनविटी, तो वो मिलजुल के हो जाएगी। यानी जिस पे एनविटी लगती होगी उस पे एनविटी लग जाएगी, जिस पे सिंगल अमाउंट लगती होगी उस पे सिंगल अमाउंट लग जाएगी। वो जब सवालों में आएंगे तो मिक्सचर बिल्कुल हो सकता है इनका। बिल्कुल, एक बार आप टाइम लाइन बनाना सीख जाए ना तो फिर मल्टीपल मिक्सचर हो सकता है चीजों का। अच्छा, अब अगर एन इंफिनिटी है तो इस फार्मूले में माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। अगर यहां पर माइनस इंफिनिटी डाल देंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा और फार्मूला छोटा होके आर ओवर आई रह जाएगा। और इस मिसाल का आंसर क्या बन जाएगा? 4000 डिवाइडेड बाय 0.113636 अच्छा, इस फार्मूले को और छोटा कर लेते हैं। ये हो गया जीरो, तो ये बन गया आर प्लस आर ओवर आई, यानी आर ओवर आई और साथ एक आर प्लस बस। और इधर क्या हो जाएगा? पहले आर ओवर आई करके यहां तक पहुंचेंगे 36364 और फिर इसको 3 सीढ़ियां नीचे उतार लेंगे। 26 ये होती है परपेचुटी डिस्काउंट। ले जी, ये डिस्काउंटिंग है। कल मैं इंशाल्लाह इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से जोड़। ठीक है, अल्लाह हाफिज।